नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक खास टॉपिक जिसका नाम है संघ का शासन। क्या नाम है? संघ का शासन। तो संघ का शासन जो है हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णन है। किसमें वर्णन है? भाग 5 में। हम लोग संविधान के भाग को पढ़ रहे हैं। हम लोग पहले भाग 1 को पढ़े हैं, भाग 2 को पढ़े हैं, भाग 3 को पढ़े हैं, भाग 4 को पढ़े हैं, भाग 4 का को पढ़े हैं। अब जो हमारा भाग आया है, भाग हमारा 5 आया है। कौन-सा भाग आया है? भाग 5। तो भाग 5 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा है संघ का शासन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? संघ का शासन, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। इसके पहले हमने पिछली वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 के को तक पढ़ा है। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 के को तक। इसमें से भाग 1 में पढ़े हम लोग अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में पढ़े 5 से 11 जिसमें नागरिकता पढ़े, भाग 3 में पढ़े मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 तक पढ़े, और भाग 4 में हम लोग क्या पढ़े? नीति निर्देश तक, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, 36 से लेकर के 51 तक। और भाग 4 का कॉम में हमने क्या पढ़ा? फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को। उन सभी का वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अभी तक जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वो कृपया जा करके पीछे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। पिछले वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आप लोग सर्च करके आपको एक-एक करके बारी-बारी करके सभी वीडियो को अच्छा से देखें, ताकि आपको संविधान अच्छी तरह से समझ में आए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको एक नया टॉपिक इसमें देखने के लिए मिलेगा और आपको अच्छी तरह समझने के लिए मिलेगा। इस टॉपिक में हम राष्ट्रपति के बारे में भी जानेंगे। राष्ट्रपति के कौन-कौन से कार्य हैं, वो उनका कौन-कौन सा अनुच्छेद है, उनके अनुच्छेद को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाग हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 5, और ये हमारा भाग किससे संबंधित है? संघ का शासन से। और ये अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। तो ये जो संघ का शासन है, ये 3 भागों में विभाजित है। संघ का शासन जो है, ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ये 3 भाग कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला भाग हमारा है कार्यपालिका। पहला भाग कौन सा हमारा है? कार्यपालिका। पहला भाग कौन सा है? कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। अनुच्छेद 52 यानी कि हमारे संविधान में आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 तक का जो बीच का जो बातें की गई है, वो कार्यपालिका के बारे में। किस बारे में की गई है? कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका हो गया अनुच्छेद 52 से 78 तक हो गई। दूसरी जो हमारा इसका अंग है, ये है विधायिका। दूसरा क्या है? विधायिका। विधायिका का जो अनुच्छेद है 79 से लेकर के 123, अनुच्छेद 79 से लेकर के 123, 79 से लेकर के 123 तक का जो आर्टिकल है, ये हमारे विधायिका से संबंधित है। और तीसरा जो हमारा भाग है, ये हमारा इसका है न्यायपालिका। क्या है इसका? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच है। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, सबसे पहले नंबर हम लोग पढ़ेंगे कार्यपालिका के बारे में, फिर उसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे विधायिका के बारे में, फिर उसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग न्यायपालिका के बारे में। तो हम लोग इसके अलग-अलग तरह से इसको पढ़ लेंगे, ताकि अच्छी तरह से याद रख पाए हम लोग इसको और अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले इन तीनों के बारे में जान लेते हैं, इन तीनों है क्या चीज़। देखिए, कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यानी कार्यपालिका के अधीन जो जितने भी आते हैं मंत्रीगण, उन मंत्रीगण कौन-कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यानी इन सभी के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो कार्यपालिका के अंदर पढ़ेंगे। और कार्यपालिका का देखिए मतलब क्या हुआ? कार्य जो मतलब हमारे संविधान में हमारे देश को चलाने के लिए जो भी जितने पद का सृजन किया गया है, उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए जिसको सौंपा जाता है, उसे बोलते हैं कार्यपालिका। यानी कि जो काम सुचारू रूप से करते हैं, चलाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। जैसे हमारे होंगे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री का जो गठन करते हैं मंत्रिपरिषद उनका, और महान्यायवादी, ये सभी मिलकर के हमारे देश को क्या करते हैं? चलाते हैं। यानी देश को चलाने के लिए ये लोग अलग-अलग तरह से अपने-अपने स्तर से ये लोग काम करते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्यपालिका। दूसरा जो हमारा अंग है, वो है विधायिका। दूसरा क्या है? विधायिका। तो विधायिका जो है अनुच्छेद 79 से 123 में है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विधायकों के बारे में। और विधायिका कहाँ बैठती है? तो विधायिका बैठती है हमारे संसद में। जैसे संसद के 2 सदन, एक हो गया लोकसभा, दूसरा हो गया राज्यसभा। यानी कि हम लोग विधायिका के बारे में जो पढ़ेंगे, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे और राज्यसभा के बारे में। तो लोकसभा और राज्यसभा का मतलब है कि सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के दोनों सदन के बारे में नहीं, लोकसभा का मतलब है पूरा डिटेल्स, लोकसभा में क्या-क्या होता है, लोकसभा से संबंधित जितनी भी बातें होती है, जितने भी अनुच्छेद हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और राज्यसभा से संबंधित जितने बातें हैं, वो राज्यसभा का जितना भी आर्टिकल है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हमारा न्यायपालिका। तीसरा क्या है हमारा? न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय करना। न्यायपालिका का मतलब क्या हो गया? न्यायपालिका का मतलब हो गया न्याय करना। तो ये जो अनुच्छेद 124 से लेकर के 151 तक है, और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हमारा न्यायपालिका का दिन है। ये भारत का सबसे सर्वोच्च संस्था है, क्योंकि ये न्याय देने का काम करती है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के नियंत्रक
महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो भी हमारे न्यायपालिका के ही अधीन आती है। तो हम लोग संघ का शासन में, संघ का जो शासन होता है यानी कि हमारे देश का जो अंदर जो संघ है, संघ का जो शासन होता है वो 3 प्रकार से, पहला क्या हो गया कार्यपालिका, दूसरा हो गया विधायिका और तीसरा हो गया हमारा न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और ये 52 से लेकर 78 तक में कार्यपालिका हो गया, 79 से लेकर 123 तक में, 79 से लेकर के 123 तक में हमारा हो गया विधायिका, और 124 से लेकर 151 तक हो गया हमारा न्यायपालिका। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, क्योंकि कार्यपालिका का सबसे प्रथम अंग जो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है ये 52 से लेकर के 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक, देखिए 52 से 78 तक में, 52 से लेकर 62 तक में स्पेशली किसका आर्टिकल दिया गया है, राष्ट्रपति के बारे में। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, एक खास टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में आप लोग इस बात को अच्छी तरह से याद रख लें। अभी तक हम लोग ये सब जितना भी वर्णन कर रहे हैं, इन सब का बातें जो कर रहे हैं, ये हमारे भाग 5 में है। भाग 5 में हमारे सब के सब जो है भाग 5 में ही आने वाले हैं, और राष्ट्रपति हमारा भाग 5 में ही पाया जाता है, और अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है। अब थोड़ा हम लोग राष्ट्रपति के बारे में डिटेल्स जान लें। राष्ट्रपति के बारे में फुल जानकारी होना जरूरी है। देखिए राष्ट्रपति को जो है देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक। यानी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। देखिए राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, और इसके साथ ही साथ में यह देश की एकता अखंडता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति जो है देश की एकता अखंडता और सुदृढ़ता, एकता अखंडता और सुदृढ़ता, इन तीनों का प्रतीक किसको माना गया है, तो राष्ट्रपति को माना गया। राष्ट्रपति को देश का एकता का, अखंडता का और सुदृढ़ता का प्रतीक माना गया है। इसको देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। देखिए चूंकि जितने भी संसदीय कार्य होते हैं, जितने भी संसदीय संविधान के कार्य होते हैं, जितने भी संविधान के कार्य होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है। किसके नाम पे होता है, राष्ट्रपति के नाम पर होता है। इसलिए राष्ट्रपति के नाम पे होने के कारण जो है इसे संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्रपति को देश का जितना भी संवैधानिक कार्य होता है वो राष्ट्रपति के नाम पे होता है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का जितने भी कार्य होते हैं उसको प्रधानमंत्री करवाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यों को प्रधानमंत्री करवाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालक नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालक नहीं माना जाता है, उसको संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। राष्ट्रपति को कार्य का प्रमुख नहीं माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, क्योंकि संविधान का जितना भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम पर होता है। लेकिन राष्ट्रपति को वास्तविक कार्यपालक नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यों का जो है प्रधानमंत्री अपने स्तर से करवाते हैं, इसलिए करके वास्तविक कार्यपालक का देश के प्रमुख को किसे माना जाता है, तो प्रधानमंत्री को। किसको माना जाता है, प्रधानमंत्री को। वास्तविक कार्यपालक कौन हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, और संवैधानिक प्रमुख कौन हो गए, तो राष्ट्रपति हो गए। ये बात समझ में आएगा आप लोगों को अच्छा से कि संवैधानिक प्रमुख किसे कहेंगे, राष्ट्रपति को, और वास्तविक कार्यपालक किसे कहेंगे, प्रधानमंत्री को। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही जो है राष्ट्रपति के सभी कार्यों को करवाते हैं, इसलिए इसको वास्तविक कार्यपालक का प्रमुख माना जाता है। तो आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में ये बातें समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 52 से स्टार्ट करते हैं। 52 से लेकर के हम लोग 62 तक को एक ट्रिक के माध्यम से अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो आइए हम लोग 52 से लेकर के 62 तक के बारे में जानते हैं। तब तक हम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में, जो 52 से लेकर 62 तक में है। इसके पहले हम इसके बारे में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह समझ चुके हैं, और अब जो हम लोग राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद पर्सनली दिया गया है, जो जिसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में बातें कही गई है, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी जो जानकारियां हैं उसको हम लोग इस अनुच्छेद में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए अनुच्छेद 52 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति संबंधित जो बातें की गई अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 में की गई है। तो 52 कहता है हमारा, अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद हमारा 52 कहता है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। सबसे पहले भारत में एक राष्ट्रपति का जो पद बनाया गया है ये अनुच्छेद 52 कहते थे। यानी कहने का मतलब है राष्ट्रपति का पद जो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में। पद का मतलब राष्ट्रपति होगा का मतलब क्या होगा, राष्ट्रपति का पद होगा तभी तो होगा। इसलिए राष्ट्रपति का पद यानी भारत में एक राष्ट्रपति जो होगा वो किसमें है, 52 में है। उसको 53 अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो हम लोग पढ़ रहे हैं, संघ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, संघ। अभी हम ऊपर में लिखे हुए थे कि संघ का जो कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है, लेकिन ये औपचारिक रूप से। वास्तविक कौन होता है कार्यपालिका का प्रधान, प्रधानमंत्री होता है। लेकिन संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित किसमें होती है, राष्ट्रपति में होती है। अनुच्छेद 54
अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी देता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, इसका निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, इसके बारे में निर्वाचन मंडल के बारे में जो जानकारी देती है अनुच्छेद 54 देती है। कौन देती है? अनुच्छेद 54। 54 क्या कहता है? निर्वाचन मंडल के बारे में। अनुच्छेद 54 क्या है? निर्वाचन मंडल। देखिए पहला नंबर में क्या था? अनुच्छेद 52 कहता था राष्ट्रपति का पद। क्या कहता था? पद। इसको ब्रैकेट में आप यहाँ पद लिख सकते हैं। पद के बारे में, राष्ट्रपति के पद के बारे में जानकारी देता है, यानी भारत का राष्ट्रपति होगा, ये पद के बाद जो कहते हैं अनुच्छेद 52 कहती है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति यानी कि संघ, संघ क्या हो गया? कार्यपालिका शक्ति जो है, कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। उसका 54 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के विषय में जानकारी जो देता है वो हमारा अनुच्छेद 54 देता है। और निर्वाचन मंडल के बारे में यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो तरीका अपना जाता है उसको हम लोग किस तरह से जानेंगे। देखिए यहाँ राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन लेते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो होता है दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब कौन हो गया? संसद के दोनों सदन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले होते हैं वो संसद के दोनों सदन होते हैं, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों होते हैं। उसका दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा पॉइंट कहता है कि सभी राज्यों के, यानी वर्तमान भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। 28 के 28 राज्य तथा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, 28 राज्य के जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं जो चुनाव जीत करके जाते हैं वो सब के सब इसमें भाग ले सकते हैं। इसका तीसरा है हमारा है दिल्ली, पांडिचेरी एवं जम्मू कश्मीर। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये मात्र 3 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यानी कि दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो जाकर के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब बात आ गया क्या कि आप लोग कहिएगा कि 3 ही राज्य, 3 ही केंद्र शासित प्रदेश क्यों और क्यों नहीं? क्योंकि अन्य और सब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें विधानसभा नहीं पाया जाता है, मात्र यही 3 को है अपना, इन तीनों को आपस में अपना विधानसभा है, इसलिए इन तीनों का निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी निर्वाचन मंडल मतलब कि राष्ट्रपति निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, इस मंडल का गठन किया जाता है उसको निर्वाचन मंडल कहते हैं। और उसके राष्ट्रपति चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो भाग लेने वाले 3 में मुख्य रूप से पहला नंबर हो गया क्या? लोकसभा राज्यसभा टोटल सदस्य, दूसरा हो गया 28 राज्य के विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वो, और तीसरा हो गया दिल्ली, पांडिचेरी एवं जम्मू कश्मीर, इन तीनों के विधानसभाओं के चुने हुए संसद। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं क्या कि निर्वाचन मंडल के बारे में बात किसमें करता है? अनुच्छेद 54 में। तो आप लोग निर्वाचन मंडल के बारे में समझ गए। अब अनुच्छेद हम लोग 55 पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? 55। 55 में कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के रीति या तरीका। राष्ट्रपति का चुनाव के संबंधित जो भी रीति है यानी जो तरीका अपनाया जाता है वो कौन सा तरीका है, इसके बारे में बात किसमें करता है? अनुच्छेद 55 में। 55 में याद रखेंगे रीति। क्या रखेंगे? रीति। रीति मतलब हो गया तरीका। रीति मतलब क्या हो गया? तरीका। अब देखिए इसका तरीका क्या है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें एक मतलब उसका जो मतों की संख्या कैसे गिनती की जाती है, देखिए बताते हैं यहाँ। होता है 1 एमएलए यानी एक विधायक बराबर, 1 एमएलए यानी कि विधायक के बराबर जो का जो मत होता है वो होता है क्या? राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा के सीटों की कुल संख्या। राज्य की, देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं, 1 एमएलए का जो विधायक यानी एक विधायक बोलिए या 1 एमएलए बोलिए, इनका जो मत होता है इसका मत का बराबर होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के विधानसभा में सीटों की कुल संख्या गुना 1/100, गुना 1/100। अगर इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं तो आप 1 एमएलए का मत का कीमत मतलब वैल्यू समझ सकते हैं कि एक मत कितना मतों की संख्या के बराबर होती है। यानी राज्य की कुल जनसंख्या को ऊपर रखना है बटे राज्य के विधानसभा में सीटों की कुल संख्या को नीचे रखना है और उसको गुना कर देना 1/100 से। इससे पता चल जाएगा 1 एमएलए का मत का वैल्यू। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति के चुनाव की रीति यानी कि तरीका। इसी प्रकार से सब जितने भी एमएलए उनके सपोर्ट में रहते हैं उनके मतों की संख्या निकाल करके देख लिया जाता है, अगर उनका ज्यादा होता है तो उनको चुनाव मतलब विजेता घोषित किया जाता है। ये हो गया हमारा 55। अब अनुच्छेद हमारा 56 है। अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। हमारे भारत का जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? कार्यकाल उनका 5 वर्षों का। जब राष्ट्रपति जिस दिन शपथ ग्रहण लेते हैं उस दिन से उसका कार्यकाल शुरू हो जाता है और उनके 5 वर्षों तक उनका कार्यकाल होता है। ये अनुच्छेद हमारा 56 कहता है। अनुच्छेद 57 कहता है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन की बात। क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की बात जो करता है वो हमारा अनुच्छेद 57 कहता है। दोबारा निर्वाचन क्या कहेंगे इसको? दोबारा निर्वाचन कहिए या दोबारा नियुक्ति कहिए, दोबारा नियुक्ति या दोबारा निर्वाचन। तो राष्ट्रपति एक बार भारत में कैसा भारत में संविधान जो बना है वो ऐसा संविधान है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जितनी बार चाहे वो निर्वाचित हो सकते हैं या जितनी बार हो सकते हैं वो नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये निर्वाचन यानी नियुक्ति की जो बात करती है राष्ट्रपति का, ये हो गया अनुच्छेद 57। यानी दोबारा बात कर रहा है, पहली बार नहीं, एक बार बन चुका है, दोबारा बन सकता है, 3 बार, जितना बार उसका निर्वाचन कर सकते हैं उतना बार वो बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन ये अनुच्छेद 57 कहता है। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति बनने की योग्यता।
58 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अब देखिए राष्ट्रपति बनने की योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ शर्त दिया गया है। इन शर्तों के बारे में, शर्तों को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। देखिए भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता है, नंबर 1 में कहता है वो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या कहता है? वो भारत का नागरिक हो। दूसरा नंबर में वो उसका उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष हो, यानी 35 से ऊपर चलेगा, 35 से कम नहीं चलेगा। यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं हैं, उन योग्यता को हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में योग्यता संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। देखिए योग्यता क्या है? सबसे पहले भारत का वो नागरिक हो। दूसरा क्या हो? उसका उम्र सीमा कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। तीसरा नंबर में क्या कहता है? वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर में होनी चाहिए। लोकसभा कम से कम लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर में होनी चाहिए। उसके बाद में वो पागल या दिवालिया नहीं हो, वो पागल या दिवालिया नहीं हो। इसके बाद में कहता है वो किसी सरकारी पद पर, यानी किसी पद पर वो पहले से कार्यरत नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना होता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं हम लोग 5 से 6 जान रहे हैं। यानी कि पहला हो गया भारत का नागरिक हो, दूसरा हो कम से कम 35 वर्ष की उम्र हो, उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, और पागल या दिवालिया नहीं हो। साथ साथ में यहाँ लेकिन सरकारी पद पर वो कार्यरत नहीं हो। अगर सरकारी पद पर होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र अपना देना पड़ता है। तो इतना बात हो गया। इसके अलावा भी राष्ट्रपति के चुनाव में जो इनका जो योग्यता है, योग्यता संबंधित बातें कहता है। राष्ट्रपति के चुनाव में जब इनका चुनाव होता है तो उनमें 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होते हैं। 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होना अनिवार्य है, और अनुमोदक प्रस्तावक वही हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी सदस्य भाग लेते हैं उन्हीं में से 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होना चाहिए। एक व्यक्ति अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों नहीं हो सकते हैं। तो ये बातें जानना आपको, मतलब ये बातें याद रखना आपको अनिवार्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक होना अनिवार्य है। इसके अलावा देखिए क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित जो है राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15,000। राष्ट्रपति की जो जमानत राशि है वो 15,000 होनी चाहिए, कम से कम। 15,000 से अगर कम राशि है जमानत राशि तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 होती है। और यदि अगर राष्ट्रपति अपने चुनाव में कुल मतों का 1/6 मत, कितना मत? 1/6 मत, अगर राष्ट्रपति जो है अपने चुनाव में कुल मतों का 1/6 मत अगर चुनाव में नहीं लाता है तो उसकी जो जमानत राशि होती है इसको जब्त कर लिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है? 15,000 होती है। अगर चुनाव का टोटल मतों का वो 1/6 मत अगर नहीं लाता है तो उसकी जमानत राशि क्या होती है? जब्त कर ली जाती है। तो अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 हम लोग को पढ़ लिखे हैं। और इसके बाद बचा हुआ है अभी हमारा 59, 60, 61, 62, अभी 4 अनुच्छेद और बचे हुए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम इसका भी आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 59, 58 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 59 देखिए कहता है, अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति बनने की दशाएं एवं शर्त। 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति बनने की दशाएं एवं शर्त। राष्ट्रपति बनने की अभी देखिए हम लोग योग्यता के बारे में पढ़े, लेकिन यहाँ कहता है दशाएं एवं शर्त के बारे में। तो राष्ट्रपति बनने की कुछ दशाएं एवं कुछ शर्त है। दशाएं एवं शर्त क्या है इनका? देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उसको जो है लोकसभा सदस्य तो होना ही चाहिए, वो तो उनका योग्यता में है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए उनका दशाएं एवं शर्त ये उसके साथ में कंडीशन है, उनको कहा जाता है कि उनको जो है राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ेगा। पहला उसका शर्त ये है। दूसरा नंबर शर्त क्या है कि अगर ये किसी पद पर, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा किसी अगर पद पर है, ये इनको वहां से इनको त्याग पत्र यानी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ती है। दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त कहता है कि राष्ट्रपति को संसद द्वारा बनाए गए जितने भी नियम है उनको इनको पालन करना अनिवार्य होता है। ये होता है इनका दशाएं एवं शर्त हो जाता है। और भी इनके कुछ शर्त वगैरह सब हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप में से उतना नहीं है, वो ज़्यादातर ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति बनने की दशाएं एवं शर्त जो अनुच्छेद कितना है? 59 में। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण जो है कौन दिलवाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ देते हैं। राष्ट्रपति की शपथ की बात किसमें? अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग मतलब एक प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को उनके पद पर से हटाए जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अब देखिए महाभियोग क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति अगर संविधान का, अपने देश के कानून का अगर उल्लंघन करता है, उसका हनन करता है या उसका मान में कोई गिरावट आता है, तो ऐसे स्थिति में संसद के दोनों में से कोई सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है क्या कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो तो इससे इनको जो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व जो है लिखित तौर पर उनको लेटर देना होता है, यानी कि उनको जानकारी देनी होती है कि आपके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा रही है और इस विषय पे ऐसे करके इस वजह से आपके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है। तो राष्ट्रपति जो है इस बात को वो स्वीकार करते हैं, और जब महाभियोग प्रक्रिया किसी सदन में अगर चल रही होती है तो राष्ट्रपति उस दरमियान में अपना पक्ष संसद में रख सकती है, उनको यह अधिकार दिया गया है। और दूसरा नंबर में क्या कि अगर लोकसभा में या राज्यसभा में यह महाभियोग प्रक्रिया पूर्ण रूप से अगर पारित होती है तो ये
साधारण बहुमत से नहीं होना चाहिए, ये फुल मतलब बहुमत के जरिए जो है इसको पेश किया जाता है। अगर दोनों सदन में ये पारित हो जाता है तो इनको ये प्रक्रिया या महाभियोग प्रक्रिया को पूरी मानी जाती है और वैसे स्थिति में राष्ट्रपति को उनके पद से त्याग पत्र देना होता है। तो राष्ट्रपति को पद पर से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग बोलते हैं। और महाभियोग किसमें? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में। और हमारा अंतिम अनुच्छेद है इसका राष्ट्रपति संबंधित, अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति का पद क्या हो जाए? अगर रिक्त हो जाए यानी खाली हो जाए, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन करा करके उनके पद को भरना अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति के खाली पद के बारे में जानकारी कौन देता है हमको? अनुच्छेद 62 देता है। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसका चुनाव करा के 6 माह के अंदर उसको भरना अनिवार्य होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त होने का वजह क्या है? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने का वजह हो सकता है कि यदि वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया हो, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को अगर दे दिया हो तो उसका पद क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। दूसरा नंबर में यदि उनका अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो वैसी स्थिति में भी उनका पद रिक्त हो जाता है। तीसरा क्या है कि महाभियोग द्वारा हटाया गया, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो और वो महाभियोग प्रक्रिया सफल हो जाए तो राष्ट्रपति को अपना पद राष्ट्रपति का पद वैसे स्थिति में खाली हो जाता है। फिर कहता है कार्यकाल, अगर राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हो जाए यानी 5 वर्ष पूरा हो गया हो तो वैसे स्थिति में जो है राष्ट्रपति का पद खत्म हो जाता है और वैसे स्थिति में उसका पद रिक्त हो जाता है। अब देखिए अभी तक मैं राष्ट्रपति पर ये जो महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात किए, अभी तक भारत की किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगाया गया है। अब एक बात लिखें, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए तो राष्ट्रपति के पद पर अगर खाली हो जाता है तो उसके पद का उपयोग कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बन करके जितने भी कार्य होते हैं वो संभालते हैं और राष्ट्रपति को जितना सुख भोग मिलता है अपने पद से वो उस सुख भोग का उपयोग कौन करेंगे? तो उपराष्ट्रपति करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में राष्ट्रपति की जितने भी बातें थे उनको हमने यहाँ तक अभी तक पढ़ा, अच्छी तरह से समझा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक एक अच्छा सा सुनहरा सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इसको एकदम अच्छी तरह से सजाएंगे, याद रखेंगे। तो आइए हम लोग उस ट्रिक को जानते हैं। इससे पहले सबसे पहले इस वीडियो का इस भाग का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए चलिए हम लोग राष्ट्रपति के बारे में एक अच्छा सा जादुई ट्रिक से इनके अनुच्छेद को याद करते हैं। जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में है, 52 से 62 तक में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करता है और इसके लिए हम एक जादुई ट्रिक लेकर आए। उस ट्रिक का नाम क्या है? पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। क्या ट्रिक का नाम है? पकानी कोका द्वयोदशम। अब देखिए पकानी कोका द्वयोदशम में क्या क्या बातें की है। पोस हो गया पकानी कोका द्वयोदशम, इसी शॉर्ट में एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। पकानी कोका द्वयोदशम यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखिए पोस क्या हो गया? पोस हो गया राष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, ये हो गया अनुच्छेद 52 में। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ये लगातार है। और 62 में कहता है, अनुच्छेद 62 जो हमारा अंतिम होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो उसके बारे में जानकारी देता है 62 तक में। 61 तक लोग याद रखेंगे। पोस हो गया पद, कास हो गया कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। नीचे हो गया निर्वाचन मंडल जो कि 54 में। कोस हो गया कोटा यानी कि रीति तरीका, रीति या तरीका निर्वाचन करने का रीति तरीका क्या है? कोस हो कोटा। कास हो गया कार्यकाल, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, कास हो गया कार्यकाल। दूसरा हो गया दोबारा निर्वाचन, दूसरा क्या हो गया? दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन कितने बार कर सकते हैं। योश हो गया योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? 200 हो गया दशाएं अंश, राष्ट्रपति बनने की दशाएं शर्त क्या है? 200 दशाएं शर्त। 100 हो गया शपथ, 100 से शपथ, 9 से महाभियोग। यानी पकानी कोका द्वयोदशम में राष्ट्रपति बनने से लेकर के अंतिम तक हो गया। ये 52 से लेकर के 61 तक है। तो आप लोग को ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग इसको कमेंट में जरूर लिखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जादुई ट्रिक पता चल सके। और इसके बाद राष्ट्रपति संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग इसको अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ये हमारा राष्ट्रपति तक जानकारी मिल गई, राष्ट्रपति क्या है। अब राष्ट्रपति से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली तौर से पूछा जाता है, जो कि हम लोगों ने इसमें यहाँ तक अभी तक उनको नहीं देखे हैं। राष्ट्रपति संबंधित जितने भी हमारे अभी तक भारत में राष्ट्रपति बने हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे राज्यपाल के पद पर रहे, बहुत मुख्यमंत्री के रहे हैं, पद पर रहते हुए आसीन होकर राष्ट्रपति बने, कुछ उपराष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति बने हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्रश्न राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट, यानी लगभग कम से कम 25 से 30 प्रश्न ऐसे हैं जो राष्ट्रपति संबंधित, जो अभी तक हम लोग जो वीडियो देखा इसमें अभी तक वो नहीं है। और इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो लेंगे उसमें राष्ट्रपति संबंधित जितने प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उन राष्ट्रपति के नाम संबंधित जो भी प्रश्न बनता है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।